वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आज हम बात करेंगे उन रिलेशनशिप्स पे जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते, और जब वो नहीं रहते तो आप एक लंबे अरसे के लिए एक अजीब सी फीलिंग में, एक डिप्रेशन में, एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, या आप उसे कोई भी और नाम दे दीजिए, और आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छा खासा अरसा आपका कुछ ना करके गुजरता है, क्योंकि आप एक फ़ेज़ में होते हैं। बहुत सारी बार मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, जो हस्बैंड वाइफ के आपसी ताल्लुकात हैं बहुत अरसे से ख़राब हैं, बेगम चाह रही होती हैं कि मैं इनसे अलहदा हो जाऊँ, या शौहर चाह रहे होते हैं, और फाइनली वो हो भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक पीरियड गुजारते हैं नॉर्मलाइज होने के लिए। और भी इस तरह फ्रेंड्स में, या और आपका कोई भी ज़िंदगी में जितने रिलेशनशिप्स हैं, अगर उसमें कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो हम उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को ट्यून नहीं कर पाते। क्या हमें वो ट्यूनिंग आनी चाहिए? क्या ऐसी कोई ट्यूनिंग हो सकती है, या हमें लाजमी वो डिप्रेशन का पीरियड उसी तरह से गुजारना है? और डिप्रेशन या दुख तो होता ही है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं है, लेकिन क्या वो डिप्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम उस अरसे के लिए यूज़लेस हो जाएं? बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तमाज़ुर मौजूद हैं, जो कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर तमाज़ुर? ठीक ठाक, थैंक यू। एंड हमारे साथ डॉक्टर रबाब कादिर मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर तमाज़ुर, आपसे शुरू करते हैं। ये जो इस वक्त मैंने बात की सारी, इसमें क्या हमें वाकई ये पीरियड थोड़ा सा गुजारना पड़ेगा विद डिप्रेशन, और हम बिल्कुल यूज़लेस हो जाएं? अक्सर लोग कहते हैं मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मुझे तो अपनी ही होश नहीं थी, या कोई ट्यूनिंग हमारी अपनी एहसासात की हो सकती है? सो द आइडिया इज़ कि एक डिफ़िकल्ट इमोशंस को प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो जिसको आपको बुरी लगे, उसका ग्रीफ पीरियड को प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स ओके कि आप उसको ग्रीफ पीरियड को सह लें, उसको टॉलरेट करें, उसमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, या थोड़ा दुख मना लें। दैट इज़ ऑल राइट, दैट्स नॉर्मल। लेकिन ये कि जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन में चले जाना, ये डिसफंक्शनल हो जाना, ये यूज़लेस हो जाना, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हम अपनी ट्यूनिंग कर सकते हैं और हम अपने आप को जो है वो समझा सकते हैं। और वो ऐसे कि आई थिंक कि एवरीवन शुड वर्क ऑन देयर सेल्फ इस्टीम। अगर आपकी अपनी पर्सनल सेल्फ इस्टीम अच्छी है तो आप चाहे रिलेशनशिप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होंगे, तो आपको जब आप रिलेशनशिप ख़त्म होगा तो भी आप उसके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आप जो अपना कॉन्फिडेंस है, जो अपनी रिस्पेक्ट है, वो आप अपने अंदर से ड्राइव करें। सो आई थिंक कि अपनी सेल्फ इस्टीम पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने आप को ऐसा हाई रिगार्ड पे देखना ये इम्पॉर्टेंट है। और अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए आपके दिमाग में, मतलब दुनिया में होना हो, आपके दिमाग में अपनी खुद की पहचान और अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, विच इज़ अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप एज वेल। सो आई थिंक कि उन लोगों को बेहतर ब्रेकअप को मैनेज कर पाते हैं, ब्रेकअप या डाइवोर्स से, और जो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इसके। अच्छा, ये इस तरह के रिलेशनशिप में फिर अभी तो जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये एक डिफरेंट माहौल है, लेकिन जो शख्स वाकई इसके अंदर है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, ये सजेशन है। और ये कि दे नीड टू, क्या उनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो इस चीज़ का ट्रेंड वैसे भी नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो तब भी हम नहीं जा रहे होते, लेकिन ऐसे रफ पैच में क्या आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? इज़ इट ओके? आई थिंक बिल्कुल जाना चाहिए। आई थिंक काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए, और स्पेशली डिफ़िकल्ट टाइम्स में तो लेनी चाहिए। एक तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि अपने आप को इतना ब्लेम करते हैं, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी कि द प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है रिलेशनशिप में। मेरे अंदर लाई कर रही है, पार्टनर में लाई कर रही है, रिलेशनशिप के अदर वेरिएबल्स पे लाई कर रही है। अच्छा, फिर आप जब सेल्फ अवेयर हो जाएंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, तो आपको उसका सोल्यूशन निकालने में भी आसानी होगी। ठीक है, सो इसलिए काउंसलिंग तो ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन इसमें डॉक्टर तमाज़ुर, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ, आप जो पॉपुलेशन हमारे सामने है, 80% तो पॉपुलेशन उस लेवल पर है ही नहीं जिनको आप ये कहें कि आपने अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है, आपने इस तरह से अपनी एनालिसिस करनी है, या इस तरह से अपने आप को असेस करना है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में हैं, और उनके पास ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं होती लाइफ में। अच्छा, ये ब्रोकन रिलेशनशिप के साथ साथ जो सडन डेथ हो जाती है उसमें भी अपार्ट हो जाते हैं हम, उसकी भी मैं बात कर रही हूँ कि उस सब में आप कैसे अपने आप को फिर आप मतलब एक आम नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग जो पाकिस्तान में है, जिसको आप देखती हैं, मेल है, फीमेल है, उसके लिए क्या सजेशन है?
अच्छा देखिए, ग्रीफ के साथ तो मैं ये कहूँगी कि इट्स ओके टू ग्रीव। अगर आपने अपने प्यारे को खो दिया और आप दुख में हैं तो ग्रीव करना इट्स ओके एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू ग्रीव। हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रीफ को, हम चूँकि हमारे यहाँ शरई तौर पे ये कि 3 दिन दुख मनाया तो ख़त्म, तो एवरीवन एक्सपेक्ट कि आप जो है वो 3 दिन के बाद बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और भागने दौड़ने लग जाएंगे। आपने अगर अपना प्यारा खोया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इट्स ओके टू गिव। सो आई थिंक बहुत नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि अगले को 1 साल तो लग जाएगा, स्पेशली उससे थोड़ा नॉर्मल होने में। नहीं डॉक्टर तमाज़ुर, आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ लोग भी नॉर्मलाइज नहीं होने देते? खास तौर पे जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आप देखिए, अगर हस्बैंड का हो गया, वाइफ का हो गया, माँ बाप का हो गया, लोग आपको बार बार खींच के उसी चीज़ पे लेकर आते हैं, बार बार आपसे वही सब बातें करते हैं। एक तो हर आने वाले को आप सारा कुछ किस्सा रिपीट करते हैं, और उसके अलावा भी आप बार बार उसी जगह पे लोग, अगर आपने किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो खातून कहीं अच्छा पहन ओढ़ के चली गई तो लोग उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई साथ में। और इतना तकलीफ दे है कि अब अगला अच्छा पहन के थोड़ा अपने आप को, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या थोड़ी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई ना कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाएगी। अच्छा, फिर सवालात ऐसे करते हैं, उन्हें हुआ क्या था, क्या हुआ, दोबारा बताएं, ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया, और फिर दे मेक यू फील गिल्टी। अब पहले ही अगला दुख में है तो उन्हें अपने हिसाब से ये तो खुश लग रहे हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो खुश हैं, सब अपनी चीजें कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? आपके आगे तो नहीं रोएंगे ना, कमरे में जाके ही रोएंगे ना। सही बात। तो इसलिए ये जज करना कि अगला खुश लग रहा है तो बहुत गलत बात है। और बात ये है कि ऐसा नहीं होता ग्रीफ में कि अगला अगर हंस दिया है तो वो खुश है, नहीं। अगर वो हंस दिया है तो वो 2 मिनट के लिए हंसा है, वो इन लीप्ड ऑन डिप्रेशन में भी है। सो डिप्रेशन में होने का ये मतलब नहीं कि अगला मुस्कुरा नहीं कर सकता। हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं और कितने केसेस पढ़े हैं कि जनाब हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे और फिर गए और सुसाइड कर ली। तो इतनी क्रॉनिक डिप्रेशन में थे वो। सो ये जज करना कि ये दुख नहीं है या तकलीफ नहीं है तो बहुत गलत बात है। एंड दूसरा, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कि जो लोग बात करते हैं, जब वो अफसोस करने आते हैं, उनमें से जो कुछ बातें करते हैं वो बहुत तकलीफ दे बातें होती हैं। पीपल नीड टू बी ऑल्सो माइंडफुल कि वो जब किसी के अफसोस पे जाते हैं तो वो क्या बात बोलते हैं, वो अफसोस ही करें बस फिर। एग्जैक्टली। नहीं, अफसोस के साथ साथ वो जजमेंट्स भी तो देंगे ना, वरना वो टाइम कैसे पास करेंगे? सार्काज़म होता है। वो लोग जो खामोश होते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते और तकलीफ में होते हैं, क्या ये उनकी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है? देखिए, हेल्दी एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कि ये हर कोई एक पर्सनालिटी टाइप है। कुछ लोग अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को लेकर बहुत प्राइवेट होते हैं, वो सिर्फ बंद कमरों के पीछे रोते हैं। सो दैट इज़ ओके। वो अगर इसको एक्सप्रेस करें सही से, अगर वो बंद कमरे में रो रहे हैं, वो जर्नल आउट कर रहे हैं, वो किसी अपने बहुत लव्ड वन से करीब से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो तो हेल्दी है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो हर किसी से नहीं कर पाते एक्सप्रेस। लेकिन हाँ, कि अगर वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकते और बिल्कुल केव इन, हम इसको केव इन रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कि केव इन हो जाते हैं और अपने फीलिंग्स को बिल्कुल बंद, किसी से ना कहते हैं, ना जर्नल आउट करते हैं, ना हेल्प लेते हैं, तो येस, दैट इज़ ट्रबलसम, दैट इज़ एन इशू एंड इट कुड लीड टू सम साइकोलॉजिकल इशूज एज वेल। तो ऐसे लोगों को जैसे अकेला छोड़ देना या बात ना करना, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों के बाद घर में खामोशी सी हो जाती है अजीब सी, तो आपस में बात ना करना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बात करनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल बात करनी चाहिए, अपनी डिप्रेशन के बारे में भी वोकल होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम स्पेस भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगले को। कि ये स्पेस भी होनी चाहिए कि अगर वो केव इन थोड़े दिनों के लिए होना चाह रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चलना चाहिए। अच्छा, वो तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो ख़वातीन या हजरात जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, शादी ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों जिंदा हैं और दोनों से सवालात होंगे, तो रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं, जिसको पता चल रहा है ऑफिस में भी पूछ रहे हैं, इधर भी पूछ रहे हैं, हमारे लोगों के अंदर इस चीज़ का क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या तमीज़ होनी चाहिए? आई थिंक कि एक जो फ़िलॉसफी मुझे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल है आपके पास, आप जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं सरेंडर भी करना पड़ता है। तो लाइफ की इस उतार चढ़ाव के साथ थोड़ा सा ये सरेंडर लाना अपने अंदर कि ठीक है, कुछ चीज़ें तो मैंने कंट्रोल की, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उसमें ये है कि अगर मेरा रिश्ता नाकाम हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं जो मेरा कसूर नहीं। और जैसे कि इन्होंने पहले कहा था कि अपने आप को ब्लेम नहीं करें, अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम ज़रूर करें, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी बनाएं, और ये कि इट्स ओके, जहाँ बुरा वक्त है वहाँ अच्छा वक्त है, एंड दिस इज़ लाइफ। क्या कह सकते हैं। एक मैं बात ये ऐड करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ना रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं।
ज़िंदगी में और भी बहुत से खूबसूरत लम्हात हैं, लेकिन थ्रू मीडिया का भी असर है, कुछ हमारा भी कसूर है। ऑब्वियसली नेचर ने भी बनाया है, लेकिन हमने भी ना कुछ उसको बहुत मिर्च मसाला लगा के उसे रोमांटिसाइज़ किया, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को। जबकि आप देखें कि एक माँ बनने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत खूबसूरत है, एक बेटी होना भी बहुत खूबसूरत है, एक बेटा होना भी बहुत खूबसूरत है, और बहन भाई होना भी बहुत, मतलब बहुत सारे और खूबसूरत रिलेशनशिप्स में बहुत खूबसूरत मोमेंट है। लेकिन हम इसको इतना रोमांटिसाइज़ करते हैं और इतनी ज़्यादा अपनी सेल्फ इस्टीम इस पे लोग डिपेंडेंट कर देते हैं, और एक सेंस ऑफ माइलस्टोन होता है कि जनाब शादी हो गई, माइलस्टोन अचीव। तो फिर वो एक सेंस ऑफ, वो जब डाइवोर्स होती है, ब्रेकअप होता है, तो उन्हें लगता है कि हम लूजर हैं। आई थिंक ये इस मेंटालिटी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपकी डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप, तो आपने कुछ लूज नहीं किया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं। अब उनकी प्रायोरिटीज़ में यही है कि हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप, वो बाकी किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे। बाकी आपका सोशल मीडिया भी इसी से ही भरा हुआ है कि आप यही दिखाना चाहते हैं, और हमारा मीडिया भी यही दिखा रहा है, हमारे सेलिब्रिटीज़ भी यही दिखा रहे हैं, हर पल पल की खबर जब वो डाल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, तो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी एक्चुअली में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रूइन हो गई है कि हम अपने आप को कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपसे स्टेप वाइज पूछूं, आप दोनों हमें स्टेप बता दीजिए कि अगर आप घर में हैं, लोनली हैं विद इन योर सेल्फ, ये नहीं है कि आपके पास लोग नहीं है, आपके पास लोग हैं, आपके पास और रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, सब हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं अभी जो आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपकी किसी भी किस्म की सडन कोई इस तरह का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, अपनी मदद आपके तहत आप वो करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर आप काम करें, जिसके अंदर मैं तो लोगों को इवन बिहेवियरल थेरेपीज़ बताती हूँ कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, खाना अपना अच्छा खाएं, ठीक है, वो भी स्ट्रेस में हेल्पफुल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, ये सब बिहेवियरल थेरेपीज़ हो गई। इसके अलावा आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, जर्नलिंग करें, ठीक है, किसी से बात करें, फ्रेंड्स से कनेक्ट करें, अपने इर्द गिर्द सोशल सपोर्ट बनाएं, अपनी जो अलग और चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, अगर आपके बच्चे हैं, आपका करियर है, तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और उधर टाइम ज़्यादा अपना मैनेज करें, सही है। तो ये इमोशनल रेगुलेशन हो गई। इसके अलावा ये है कि फिर फर्दर ऑन सेकंड स्टेप में ये कि डेफिनेटली टेक हेल्प, ठीक है, फ्रॉम अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, और उसके अंदर ये है कि आप अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करें। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्या आपने अपने वालिदैन के रिलेशनशिप को देखा है और वो उसका असर है आपके ऊपर, या कोई बहन भाइयों का था, या कोई और रिलेशनशिप। टू ट्राई टू वर्क थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमाज एज वेल, ठीक है, और उसके अंदर पे ये है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मैनेजमेंट करें। उस जाने वाले का ख्याल दिल में आता है, और अगर कोई सडन डेथ हो जाए या कोई इस तरह से इवन इलनेस के बाद भी, माँ बाप और कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं ना कि जो आप सालों साल गुजर जाते हैं मगर उसको ओवरकम नहीं कर पाते। व्हेनेवर यू थिंक अबाउट दैट, आपको पहले जैसी ही फीलिंग होती है, बट स्टिल लाइफ गोज़ ऑन, यू हैव टू मूव ऑन, और आपको एक नॉर्मल माइंड में आना है, एक नॉर्मल सिस्टम में आना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में अपनी मदद आप ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा आके आपको एटलीस्ट इतनी मदद करें कि अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचा दें, अगर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो फिर वो आपकी हेल्प कर देगा, बट यू नीड हेल्प। आई होप कि कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा ये हमारा सेगमेंट, और ज़िंदगी में ऐसा मोड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ आता है। तो अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में गुजरी है तो आई होप कि इनकी बातों से कुछ आपको तकवीत मिली होगी, या कुछ फूड फॉर थॉट मिला होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आगे लेकर चल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तमाज़ुर, थैंक यू रबाब।